तो है फ्रेंड, आज जो है लेसन नंबर 2 क्लास 12 की केमिस्ट्री जो है लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें देखिए विलेन है दूसरा लेसन। सॉलिड स्टेट का पहला लेसन का जो है कम से कम 6 वीडियो जो है बन गया था, काफी लॉन्ग हो गया था, इसकी वजह से 6 वीडियो। और मेरा टारगेट ये है कि मैं जो है 4 वीडियो में एक लेसन को खत्म कर दूं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को ले दे के पूरा जो है उसमें जो है 6 हो गया था। तो चलिए अब आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सोल्यूशन विलेन, ठीक है। तो विलेन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। विलेन हमारे केमिस्ट्री लेसन का फर्स्ट का बुक का जो है दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विलेन में क्या है। विलेन सबसे पहले इसमें जो है विलेन के बारे में जानेंगे, ठीक है। विलेन किससे बनता है, ठीक है। अब विलेन के बनने में कौन कौन से पदार्थ जो है भाग ले सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पदार्थ है उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं जो है भाग ले सकती हैं। देखिए विलेन जो हमारे यूनिवर्स पे उपस्थित जो द्रव्य ये एक प्रकार के विलेन ही होते हैं। जैसे कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ प्रकार का मिश्रण है, तो वो भी एक विलेन है, लेकिन ठोस अवस्था में विलेन है। कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो गैस में मिश्रण होता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का हमारा विलेन है। और द्रव में मिश्रण आप ये सब जानते ही हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से विलेन को हम जानते हैं कि विले प्लस विलायक से किसका निर्माण होता है, विलेन का। किसका, विलेन का। तो ये एक तरफ से हमारा क्या है, फार्मूला है ना। इसको यहाँ पे विले और ये विलायक और ये विलेन, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम समझेंगे कि यदि हम एक पात्र में ठीक है पानी प्लस चीनी डाल देते हैं, पानी प्लस चीनी, तो हमको इसमें ये निर्धारित करना है कि कौन विलेय है और कौन सा विलायक, ठीक है। तो इसमें देखिए जब हम पानी के साथ चीनी को मिला देते हैं तो ये एक प्रकार का विलेयन है। कौन सा विलेयन है, ठोस और द्रव वाला, है ना। क्योंकि देखिए चीनी किस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में, और ये किस अवस्था में, लिक्विड स्टेट में। तो ठोस और द्रव का हो गया। ये विलेयन जो है विलेय प्लस विलायक से बनता है। हमको बस इसमें ये निर्धारित करना है कि कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक, ठीक है। तो देखिए जो विलेन में जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे क्या कहते हैं, विलेय। क्या कहते हैं, विलेय। यानी कि हमारा चीनी क्या हो जाएगा, विलेय। देखिए इसको बताने का सबसे मेन मकसद यह है कि जब हमारा न्यूमेरिकल में जब इस प्रकार का प्रश्न देगा कि 500 ग्राम जल में, है ना, 500 ग्राम में 50 ग्राम जो है चीनी मिला दिया गया, तो उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलेन की मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें विलेय और विलायक दोनों चीज को जानना होगा कि कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि चीनी हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, और पानी जो हमारा क्या हो जाएगा, विलायक, जिससे किसका निर्माण होगा, विलेन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि विलेन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद विलेन के निर्माण करने के बाद विलेन की जो अवस्था होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। विलेन की जो अवस्था होती है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन से, समांगी विलेन एवं विषमांगी, इसको असमांगी भी कहते हैं, विषमांगी विलेन, ठीक है। समांगी विलेन एवं विषमांगी विलेन। तो समांगी विलेन में क्या है, समांगी विलेन हमारा वह विलेन होता है जिसमें विलेय और विलायक का यदि हम मिश्रण करने के बाद यदि हम उसको अलग न कर सके विदाउट प्रेशर एंड टेम्परेचर के, मतलब यदि हम चीनी और पानी को एक में मिला देते हैं तो ये जो है अलग नहीं होगा, है ना। तो ये एक प्रकार का समांगी विलेन है। लेकिन यदि इस पे हम ताप लगा देंगे तो पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा, और चीनी की थोड़ी सी मात्रा यदि मिलाए रहेंगे तो चीनी की वो मात्रा जो है हमें
प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा समांगी विलयन है और ये हमारा विषमांगी। तो समांगी को हम समझ लेते हैं कि लिक्विड से निर्माण जो हमारा विलयन है वो एक प्रकार का समांगी विलयन है, अर्थात वह विलयन है ना, अर्थात वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक है ना, विलेय और विलायक समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं, यानी कि जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं उसे समांगी विलयन कहते हैं। और जिस विलयन के विलेय और विलायक को हम अलग कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी विलयन। ठीक है, तो विलयन जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं, मतलब कैसे कैसे बन सकते हैं। जैसे ठोस का ठोस में होने से एक प्रकार का हमारा विलयन बन सकता है, ठोस का ठोस में एक प्रकार का विलयन बन जाएगा, है ना। ठोस का द्रव में एक प्रकार का विलयन बन जाएगा, है ना, ठोस का द्रव में, और फिर ठोस का गैस में, ये एक प्रकार का विलयन। फिर देखिए गैस में एक प्रकार का विलयन, फिर गैस का ठोस में एक प्रकार का विलयन, फिर गैस का द्रव में एक प्रकार का विलयन। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारे 9 प्रकार के विलयन होंगे, ठीक है ना, 9 प्रकार का जो हमारा विलयन होगा, द्रव में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन और द्रव का गैस में विलयन, ठीक है ना, ये हमारा 9 प्रकार का है। लेकिन इसको हम नहीं करते हैं क्योंकि देखिए इसमें हम, जैसे कहने का मतलब ये है कि ठोस का ठोस में जो विलयन होगा उसकी मात्रा को हम निर्धारित कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं कि हमने कितना उसमें जो है कण जो है विलय किया है, और ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि जो है इसकी कितनी मात्रा है। लेकिन वायुमंडल में जो ऑक्सीजन और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब जो गैसें उपस्थित हैं, गैस का गैस में विलयन, इसके मान को हम निर्धारित नहीं कर पाते हैं, हम बता नहीं पाते हैं कि कौन सा विलय और कौन सा विलायक। तो यहाँ से हम इसको जो है खत्म कर देते हैं और कणों की अवस्था के आधार पे ये कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के, ये विलयन जो है 8 प्रकार के हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो है आप लोग को बस एकदम सिंपल जो है इसका परिचय दिया जा रहा है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद आपका एक एक पॉइंट जो है स्टार्ट किया जाएगा, विलयन और विलय और विलायक के बीच में क्या डिफरेंट है, उसके बीच में कौन कौन से फार्मूले लगते हैं, कौन सा कैसा इसमें जो है न्यूमेरिकल आ सकता है, ये सब चीज जो है आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे बने रहिए आगे तक। तो चलिए जो है अब देखिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, केमिस्ट्री सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन चैप्टर का जितना हम लोग पढ़ना था, कहने का मतलब ये जो विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं द्रव्य की अवस्था से। तो द्रव्य की 3 अवस्था से विलयन जो है पूरे 9 प्रकार के थे, लेकिन एक काम कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे। जो गैस से गैस का विलयन प्राप्त होता है उसमें विलय और विलायक को हम नहीं पहचान सकते थे। तो इसको लेके पूरे जो है हम द्रव्य के आधार पे इसको जो है इतने तरीके से जो है हम जान लिए, 8 तरीके से। ठीक है, अब जो है हम स्टार्ट करेंगे क्या कि विलयन की सांद्रता को मापना, विलयन की सांद्रता को मापना, है ना। विलयन की सांद्रता को हम किससे माप सकते हैं, है ना, यानी कि उसकी जो है मात्रात्मक वैल्यू और गुणात्मक वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मात्रात्मक वैल्यू की यदि बात करें, मात्रात्मक वैल्यू, मात्रात्मक मान, है ना, मात्रात्मक मान का कहने का मतलब ये है कि विलयन 2 प्रकार का होगा, एक होगा तनु और एक होगा सांद्र, है ना, एक होगा तनु और एक होगा सांद्र। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो ये 2 प्रकार के जो चीज होते हैं ये कहलाते हैं सांद्रता, है ना, सांद्रता कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सांद्रता कहलाते हैं। अब तनु की बात करी जाए तो देखिए क्या है, यहाँ पे ये हमारा ये एक प्रकार का पात्र है जिसमें जो है 500 ml H2O जल उपस्थित है। ठीक है, तो यदि हम इसमें विलय जो मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए चीनी, यदि विलय चीनी मिलाते हैं
अगर चीनी को हम कम मिलाते हैं, यानी कि कम मिलाएंगे, तो विलेन की सांद्रता क्या होगी, तनु होगी। विलेन की सांद्रता क्या होगी, तनु होगी। यदि हम चीनी को अधिक मिलाते हैं, कितना मिलाते हैं, अधिक मिलाएंगे तो विलेन की सांद्रता क्या हो जाएगी, सांद्र हो जाएगी। सांद्र का मतलब होता है हार्ड और तनु का मतलब होता है हल्का। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इस चीज को जो है एकदम अच्छे तरीके से जान गए। अब देखिए आगे हम चलते हैं, क्या है कि विलेन की, अब ये मात्रात्मक वैल्यू तो हम जान लिए, विलेन की मात्रात्मक वैल्यू हम जान लिए। अब जो है हमको गुणात्मक वैल्यू जानना है, ठीक है ना। अब हमको क्या जानना है, गुणात्मक वैल्यू। ठीक है, तो गुणात्मक मान में हम क्या करते हैं, गुणात्मक मान में हम विलेन की सांद्रता को किस किस फार्मूले पे हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सांद्रता यहाँ पे जो है कुछ मुख्य प्रकार से मैं लिखूंगा, जिसमें आपको मैं फिर उसका कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा पहला जो पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। पहला हो जाएगा क्या, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, अब उसके बाद दूसरा हमारा जो हो जाएगा आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तीसरा हमारा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इन दोनों का मिक्स है ना, प्रतिशत। ठीक है, तीसरा हमारा ये है, एक मिनट, हाँ देखिए। अब इसके बाद जो है चौथा हमारा है पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन, है ना। पार्ट प्रति मिलियन को हम पीपीएम लिखते हैं, पीपीएम। ठीक है, पार्ट प्रति मिलियन। पांचवा हमारा हो जाएगा, पांचवा मूल अंश, क्या हो जाएगा, मूल अंश। देखिए मूल अंश को हम लोग पुरानी किताबों में मूल प्रभाज से जानते हैं, इससे मूल प्रभाज से। ठीक है, मूल अंश हो गया, मूल प्रभाज एक ही है। छठवां जो है, इसके बाद मूलरता, मूलरता। सातवां मूलरता। ठीक है, तो ये जो है इसके आगे बहुत समय, लेकिन हमको इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है। तो देखिए हम क्लास 12 मतलब क्लास 12 की केमिस्ट्री सोल्यूशन चैप्टर में जो उसकी गुणात्मक वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे, ये निम्नलिखित कुछ उसके मान दिए गए हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत, तीसरा हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और चौथा है पार्ट प्रति मिलियन। ये मोल अंश को मोल प्रभाज भी बोलते हैं, और ये हमारा मोलरता और ये मोलकता। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन यानी कि विलयन की गुणात्मक वैल्यू को जो है हम निकालेंगे। यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, यदि कोई विलयन है ना, यदि कोई विलयन क्या किया है कि उसकी द्रव्यमान को यदि हम ज्ञात करते हैं कि वो 500 ग्राम है ना, द्रव्यमान पूरे विलयन की द्रव्यमान कितनी है, 500 ग्राम है, तो उसमें विलेय और विलायक का कितना कितना भाग यूज होके उसको जो है 500 ग्राम जो है उसका द्रव्यमान जो है बनाया है। ठीक है, तो इस चीज का कैलकुलेशन जो है हम द्रव्यमान प्रतिशत के हिसाब से करेंगे। उसी विलयन का जो आयतन रहेगा वो आयतन प्रतिशत के हिसाब से करेंगे। दोनों में संबंध व्यक्त करना रहेगा तो द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत के बीच में करेंगे। उसमें अगर पार्ट प्रति मिलियन में ज्ञात करना है, यानी कि कणों की संख्या को मिलियन में ज्ञात करना है, तो पीपीएम में, यानी 10⁻⁶ ऐसे, है ना। अब उसके बाद मोल अंश क्या होता है कि विलेय की मोल उसमें कितनी है और विलायक की मोल कितनी है ज्ञात करेंगे विलयन में। विलयन की मोलरता कैसी है, यदि हम देखिए मोलरता और मोलरता लगभग एक दूसरे के समान है ना। यानी कि विलयन का आयतन जब हम लीटर में ज्ञात करते हैं तो उसको मोलरता लगाते हैं, और जब उसको किलोग्राम में ज्ञात करते हैं तो मोलरता लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जान गए इन सातों के बारे में। अब एक एक को करके जो है हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब द्रव्यमान प्रतिशत को स्टार्ट करते हैं।
द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, देखिए द्रव्यमान प्रतिशत को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे किसी विलयन में दो चीज उपस्थित होता है, विलेय और विलायक, विलेय प्लस विलायक, ये ना दो चीज, विलेय और विलायक। तो यदि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हो, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम यदि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हो, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान गुणे यहाँ पे 100 लगा देंगे, विलेय का द्रव्यमान अब हटा विलयन का द्रव्यमान, ये हमारा सूत्र होता है, ये हमारा क्या है, सूत्र है। देखिए विलेय का द्रव्यमान और ये क्या है, विलेय का द्रव्यमान में जब जैसे मान लीजिए विलेय का निकालना हो चाहे विलायक का निकालना हो, विलेय चाहे विलायक का द्रव्यमान निकालना हो, तो यहाँ पर जिसकी भी वैल्यू हमको निकालनी होती है उसको वैल्यू को हम रख देते हैं, नीचे पूरा क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान होता है। ये जो देखिए क्या है, यदि हमको विलेय चाहे विलायक का द्रव्यमान निकालना है तो विलेय चाहे विलायक का द्रव्यमान रख के और उसके नीचे विलयन का पूरा द्रव्यमान रख के हम क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो है द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। तो यदि हमको इसका सूत्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसका सूत्र लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसके सूत्र को ठीक इसी तरीके से लिखेंगे। अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू, ठीक है, जब भी प्रतिशत को लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, यानी कि यहाँ विलयन में दोनों चीज उपस्थित होगा, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलेय या विलायक, जिसका निकालना होगा उसका, है ना, विलेय चाहे विलायक का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लिए, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत का जो है पूरा ये सूत्र हम लोग निकाल लिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या किए, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र निकाल लिए। द्रव्यमान प्रतिशत के सूत्र में अब हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल क्या है कि हम कहते हैं कि H2O, तो ठीक है, देखिए H2O है ना, में इसका कुछ मोलर द्रव्यमान होता है। मोलर द्रव्यमान क्या करते हैं तो 18 हो जाएगा, है ना, 18, यानी कि 18 विलयन का, यानी कि 18 जो विलयन का द्रव्यमान होगा, यानी कि पूरा द्रव्यमान होगा। अब यदि इसमें H2O में हाइड्रोजन को हम विलय मानते हैं, इसको विलायक मानते हैं ऑक्सीजन को, तो इसके द्रव्यमान प्रतिशत को हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए इसका मान कितना है 2, यानी कि 2 गुणे क्या हो जाएगा 100 अब बटा 18, 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 एक कम 9 फिर 9 एक कम 9, यानी कि 11.12% जो है क्या उपस्थित है जल में, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत जो है कितना है 11.12% उपस्थित है। ठीक है, यदि 2 चीज उपस्थित रहता है ना, 2 चीज उपस्थित रहता है तो दूसरे को निकालने के लिए अगर हमको अब O का निकालना है तो क्या करेंगे, 100 में से यदि 11.12% घटा देते हैं तो इसका जो है हमारा 88.12 या 88.18% जो है इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत को जो है हम निकाल लेते हैं। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद भी हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए
एग्जाम्पल हमारा क्या रहेगा, इस सूत्र को याद किए रहिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, विलयन में ग्लूकोज का 10% द्रव्यमान है। अब देखिए कोई विलयन बनाया गया जिसमें जो है जल और ग्लूकोज ले लिया गया है, ठीक है। तो जल और ग्लूकोज ले लिया गया, तब देखिए अब इसके मान को हम क्या कर सकते हैं। देखिए यदि कोई भी चीज हो वो अपनी अवस्था में 100% प्योर होता है, ठीक है। कोई भी चीज अपनी अवस्था में 100% प्योर होता है, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छा हो, वो अपनी अवस्था में 100% क्या होता है, प्योर होता है। तो एक विलयन लिया गया है जिसमें क्या है 10% क्या है ग्लूकोज उसमें द्रव्यमान उपस्थित है, ठीक है। तो जब 10% ग्लूकोज उसमें उपस्थित है, इसका मतलब कि 90% क्या उपस्थित होगा, जल। क्या उपस्थित होगा, जल, ठीक है। तो यहाँ से हमने द्रव्यमान प्रतिशत लिया है, अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, द्रव्यमान प्रतिशत को। देखिए जो द्रव्यमान, यदि द्रव्यमान 10% दिया है तो 10% 10 ग्राम के बराबर होता है। ये 90% है तो ये 90 ग्राम के बराबर होगा, ठीक है। इसको अगर आप लोग को देखना है तो सूत्र पे रख दीजिए। देखिए सूत्र पे रखेंगे तो क्या होगा, देखिए हम जान गए, या हम जान गए कि क्या है कि द्रव्यमान प्रतिशत इसका कितना है, ये ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पे इस सूत्र में यहाँ पे रखेंगे कितना, 10% मान लीजिए, ठीक है। इक्वल टू विलय का आपको द्रव्यमान ऊपर ग्राम में होता है, यानी कि यहाँ पर हम द्रव्यमान निकालेंगे ग्राम में, और बटा ये विलयन का पूरा द्रव्यमान क्या होगा, विलयन का पूरा द्रव्यमान कितना होगा, 100% होगा कि नहीं, हमेशा 100% होगा। अब गुणे यहाँ पर कितना है, 100%, तो 100 से 100 कैंसिल, ग्राम इक्वल टू क्या हो गया 10, यानी कि प्रतिशत को हम ग्राम में चेंज कर सकते हैं और ग्राम को जो है प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम द्रव्यमान प्रतिशत को जो है एकदम आसानी से जान लिए, इसमें जरा सा भी कोई हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। अब आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब न्यूमेरिकल देता है तो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट प्रतिशत देता है, तो डायरेक्ट प्रतिशत को आप लोग डायरेक्ट ग्राम में चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी मतभेद नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, क्या है द्रव्यमान प्रतिशत के बाद अब जो है आयतन प्रतिशत है, क्या है दूसरा पॉइंट, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में, आयतन प्रतिशत भी ठीक इसी के समान है, इसी के समान कैसे है देखिए, दूसरा आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इसको V/V परसेंटेज कहते हैं या VV बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत को अब हमको द्रव्यमान प्रतिशत के बाद आयतन प्रतिशत जो है ज्ञात करना है। तो आयतन प्रतिशत क्या है, देखिए आयतन प्रतिशत भी ठीक द्रव्यमान प्रतिशत के समान है। जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि किसी विलयन में, यहाँ पे लिखेंगे आयतन प्रतिशत इक्वल टू, आयतन प्रतिशत इक्वल टू, है ना, आयतन प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा, आयतन प्रतिशत इक्वल टू होगा विलेय, विलेय या विलायक। देखिए हमेशा विलेय या विलायक, है ना, ये दो चीज लेंगे, विलेय या विलायक, क्योंकि ये अवयव है ना, विलेय और विलायक ये अवयव है। विलेय या विलायक का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे सब, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर लिए, इस सूत्र को लिख लिए, आयतन प्रतिशत इक्वल टू क्या, आयतन प्रतिशत इक्वल टू विलेय या विलायक का आयतन और नीचे विलयन का आयतन गुणे 100। देखिए इसमें क्या होगा कि जो हमारा 10 ml होगा, जैसे हमने उसमें 10 ग्राम लिया था, अब इसमें जो 10 ml होगा वो 10 ml जो है 10% के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। कि देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि हम यहाँ पे 10 ml रख देते हैं, या हम आयतन प्रतिशत का मान यदि हम 10% रख देते हैं, कितना प्रतिशत, 10%,
ठीक है। तो 10% जब यहाँ पे रखेंगे तो 100 से 100 कैंसिल होगा। हम जानते हैं कि जब ये 10% है तो ये वाला ये विलायक का कितना होगा, ये भी 90% होगा। पूरा जोड़ेंगे कितना प्रतिशत हो जाएगा, पूरा जोड़ने पर ये 100% होगा। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या 10, है ना। तो इस तरीके से हम इसमें ध्यान दे सकते हैं क्या कि अभी इसका एग्जाम्पल भी लगाया जा रहा है। देखिए एग्जाम्पल को, ठीक है। इस सूत्र को याद रखिए, सूत्र को हमेशा नोट डाउन करते रहिए। या आप लोग के जो क्लास 12th का केमिस्ट्री का जो है जब पढ़ने बैठिए तो क्लास 12th की केमिस्ट्री का बुक जो है अपने सामने रख लीजिए। ठीक उसी के एनसीईआरटी बुक से जो है आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पहला चैप्टर जो है थोड़ा सा दूसरे बुक से पढ़ा दिया जाए क्योंकि उसमें ठीक उसी के समान ही है ना, लेकिन उसको थोड़ा सा दूसरे बुक से इसलिए पढ़ा गया था क्योंकि उस समय बुक अवेलेबल नहीं था। अब जो है अवेलेबल है, अब आप लोग का एनसीईआरटी से जो है पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इसका, देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका यह है, एग्जाम्पल इसका दिया है कि जल में लिखिए, जल में एथेनॉल का 10% है ना, 10%। अब देखिए 10 ml के बराबर होगा, 10 ml के बराबर होगा, बराबर है। देखिए क्यों कि जब हम आयतन प्रतिशत निकाल रहे हैं तो आयतन प्रतिशत निकालते समय है ना, ये जो है अगर हम इसको 10 ml लेते हैं, यहाँ पे ले लिए कितना 10 ml, और यहाँ पर ये क्या होगा 100 गुणे 100 था। अब बिलियन का पूरा ml कितना हो जाएगा 100 ml। अगर हम जानते हैं कि ये 10 ml है तो जल कितना होगा 90 ml। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब हमारा 10 क्या हो गया प्रतिशत हो गया। कौन सा प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। ये कौन सा प्रतिशत हो गया, आयतन प्रतिशत। तो इसके हिसाब से ये हमारा एग्जाम्पल जो है हम वहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप इस तरीके से जो है क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए आपको यहाँ बताया गया कि जल में एथेनॉल 10% 10 ml के बराबर है, 10 ml के बराबर है। आपको देखिए पीछे सूत्र लिखाया गया है कि सूत्र में लिखा है आयतन प्रतिशत इक्वल टू अवयव का द्रव्यमान या आयतन, ठीक है, बटा विलयन का आयतन और गुणे 100। अब देखिए ml में अगर वैल्यू रखते हैं तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, आप प्रतिशत में रखेंगे तो ml में चेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है ये, इसको बस समझने की जो है जरूरत है, ठीक। अब उसके बाद देखिए द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, आयतन प्रतिशत हो गया। अब तीसरा जो है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। तीसरा हमारा क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए इन दोनों के बीच का एक संबंध है, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो देखिए अब जो है द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत इसको W/V से प्रदर्शित करते हैं। यह एक प्रकार का ऐसी इकाई है जो अन्य प्रकार के फार्मेसी में उपयोग आती है। फार्मेसी का मतलब आप लोग जानते हैं कि जो मेडिकल से संबंधित कार्य किया जाता है, जो गुणात्मक वैल्यू प्राप्त किया जाता है उसे फार्मेसी कहते हैं। ये जैसे आप लोग देखिए जब आप लोग दुकान पे जाएंगे तो जब सिरप खरीदने जाते हैं, खांसी की सिरप जो है खरीदेंगे आप, तो खरीदते समय आपको देखेंगे कि सिरप के ऊपर एक प्रकार का ऐसे व्हाइट कलर का जो है कैप होता है जिसमें ml के तरीके से जो है लिखा जाता है, ये इतना ml है, ये इतना ml आपको पीना है, वो बताया जाता है। तो ठीक उसके ऊपर वाला जो कैप होता है वो एक प्रकार का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से जो संबंधित एक प्रकार की इकाई होती है जो फार्मेसी में उपयोग आती है। इसमें जो है 100 ml विलयन में घुले हुए विलय का द्रव्यमान उपस्थित होता है। जो विलयन होता है, जो इतना बड़ा आप लोग को बॉटल मिलेगा, वो जो विलयन होगा उसमें जो उपस्थित विलय होगा वो 100 ml विलयन में जो है घुले हुए विलय के बराबर होगा, ठीक है। तो यही चीज जो है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। अब चलते हैं ppm पर, है ना, पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन क्या है, पार्ट प्रति मिलियन ये जो चीज है किसी भी वैल्यू को, कि कोई भी वैल्यू है ना, उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यू को हम लोग पार्ट प्रति मिलियन मतलब मिलियन में उसको चेंज कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए 10 ग्राम है तो 10 ग्राम बटा 10 के पावर 6, यानी कि 1.0 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा -6। यानी कि इस तरीके से जो है हम 10 ग्राम को पार्ट प्रति मिलियन में जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे पार्ट प्रति मिलियन पीपीएम, ठीक है ना। पार्ट प्रति मिलियन पीपीएम इक्वल टू होता है अवयव के भागों की संख्या, यानी कि हमें कितना अवयव प्राप्त हुआ है जिसे हमको पीपीएम में चेंज करना है। ठीक है, अब विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की कुल संख्या, अब जो जिसका हमको पीपीएम निकालना है वो पीपीएम यानी कि वो पदार्थ किस विलयन में उपस्थित है उसके कुल भागों की संख्या है, यहाँ पर दे दिया गया। अब बस गुणे 10 के पावर 6 यानी कि मिलियन में चेंज करना है, गुणा कर देंगे हमारा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। एग्जाम्पल है आप लोग की किताब से रिलेटेड है। 1 लीटर है ना 1030 ग्राम। देखिए ये मान जो है निर्धारित होता है कि जो 1 लीटर है ना 1 लीटर हमेशा 1 किलोग्राम नहीं होता है, उसमें 30 ग्राम कम होता है, यानी कि उसकी प्योर वैल्यू 1030 ग्राम जो है होती है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 1 लीटर 1030 ग्राम में ऑक्सीजन 6 गुणे 10 के पावर -3 ग्राम है, उसको पीपीएम में जो है कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दे दिया गया क्या कि कुल वैल्यू यानी कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की कुल संख्या कितनी है 10 गुणे 10 के पावर 1030 हो गया कुल वैल्यू। ठीक है, और जो अवयव दिया है उसके भागों की संख्या 6 गुणे 10 के पावर -3, यानी कि इस पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक इसी सूत्र पे इसके ऊपर रख देते हैं। देखिए अवयव के कुल भागों की संख्या कितनी है, अवयव के भागों की संख्या है 6 गुणे 10 के पावर -3। अब यहाँ पे कुल भागों की संख्या कितनी है 1030 गुणे 6 है ना। अब देखिए ये 6 ये 3, और जब ये कैंसिल होगा तो क्या जाएगा 10 गुणे 10 के पावर 6 से क्या जाएगा 6 - 3 और बटा यहाँ पे 1030 है ना। अब इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 गुणे है ना 10 के पावर 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1030 इक्वल टू 6000 बटा 1030 है ना। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल, जब आप इसको भाग दे देंगे तो 5.8 पीपीएम के ये जो है बराबर हो जाएगा, 5.8 पीपीएम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप जब भाग देंगे तो देखिए 5 बार तो ये 600 में जा ही सकता है, दे दिया जाए भाग। ठीक है, ठीक ये कितना है 103, 5 बार जाएंगे 5 3 15 को 5 और 5। ठीक है, घटा देंगे ये वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ से घटाएंगे तो 5 है ना, अभी यहाँ से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, यानी कि 10.0। ठीक है, अब इसको हम कितनी बार ले जा सकते हैं 8 बार। 8 तरीके 24 को 4 लिखेंगे और 24 को यहाँ 24 लिख दे रहे हैं पूरा, और 8 एकम 8 घटाएंगे तो फिर लगभग देखिए 5.8 पीपीएम के जो है ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो क्या कर लिए पार्ट प्रति मिलियन को भी जो है ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब पार्ट प्रति मिलियन को ज्ञात करने के बाद देखिए अब हमारा आ जाएगा मोल अंश। क्या जाएगा मोल अंश, मोल अंश या मोल प्रभाज। देखिए मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है। मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज। देखिए इसको प्रभाज को देखते हैं है ना। इसे सामान्यतः यक्ष से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसको जो यश से जो है संकेत किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मोल प्रभाज क्या होता है ना, कि किसी विलयन में उपस्थित है ना विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को है ना, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या को विलयन के मोलों की संख्या से
विलयन के मोलों की संख्या को अनुपात में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? मोल प्रभाव। देखिए इसे यक्ष से संबंधित किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लिए कि कोई द्विअंगी विलयन है। द्विअंगी मतलब जिसमें दो अंग हो, है ना। द्विअंगी विलयन है, जैसे क्या, ये ए और बी, ए तथा बी, ए तथा बी जो है मिलकर क्या करते हैं? द्विअंगी जो है विलयन बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमको? विलयन में ए तथा बी का मूल अंश ज्ञात करना, है ना। मूल अंश ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसी एग्जांपल से हमारा क्या बन जाएगा? सूत्र बन जाएगा। देखिए कैसे कि मोल प्रभाज को हम यक्ष से प्रदर्शित करते हैं, है ना। मोल प्रभाज को यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यदि हमको ए का मूल अंश निकालना हो, तो ए का मूल अंश निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई द्विअंगी विलयन है ए और बी, तो विलयन का मूल अंश ज्ञात करना है। तो विलयन का मूल अंश ज्ञात करने के लिए ए तथा बी, है ना, ए तथा बी के मूल को निकालना जरूरी है ना। मूल ए तथा बी का मूल क्या होगा? एन ए हो गया ए का, तथा एन बी हो गया किसका? एन बी हो गया बी का। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? इस तरीके से हम इसको ऐसे काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद देखिए यहाँ पर यदि हम ए का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? एन ए। अब बटा यहाँ पर इसका जो है मैं सूत्र लिख दूं, उसके बाद लिखूंगा तो अच्छा रहेगा, है ना। पहले मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे प्रदर्शित किया। अब मूल अंश इक्वल टू क्या होगा? मूल अंश इक्वल टू हो जाएगा क्या? अवयव के मूलों की संख्या, मूल की संख्या, है ना। अवयव के मूलों की संख्या या अवयव, यहाँ पे अवयव के कुल मूलों की संख्या, कुल मूलों की संख्या। ठीक है, इस तरीके से जो है अब इस सूत्र पे हमको रखेंगे तो हमको इसका सूत्र जो है प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मूल अंश हम किसका निकालने हैं? मूल अंश ए का निकालना है। तो यक्ष प्रदर्शित करते हैं, यक्ष ए हो गया। अब यक्ष ए इक्वल टू, है ना, यक्ष ए इक्वल टू अवयव के मूल अंश की संख्या, यानी कि अवयव का ए का मूल अंश क्या है? एन ए हो गया। अब विलयन अवयव के कुल मूल यानी कि ए और बी दोनों है, यानी कि एन ए प्लस एन बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। इसका मूल अंश का जो है सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यक्ष ए इक्वल टू एन ए अपन एन ए प्लस बी, है ना। ये जो हमारा मूल अंश का सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसका जो है एग्जाम्पल भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लगाने के लिए हम देखिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, सूत्र बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले मान लीजिए हम मूल अंश निकाल रहे हैं, तो मूल अंश निकालते समय हमको मूल बराबर ज्ञात होना चाहिए कि मूल कैसे हम निकाल सकते हैं। मूल बराबर होता है क्या? भार बटा अड़ु भार। देखिए भार दूसरा होता है, अड़ु भार दूसरा होता है ना। यदि अगर इसका जो मूल निकालना हो, जैसे मान लीजिए कह दिया कि 46, है ना, 46 ग्राम सोडियम को मोल में बदलिए, तो मोल बराबर क्या है? भार बटा अड़ु भार।
तो भार इसका कितना आ गया 46, अणुभार कितना होता है 23, काट देंगे कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसका मोल कितना हो गया 2। तो इस तरीके से हम मोल बराबर इसको निकाल सकते हैं, भार बटा अणुभार। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इसके एग्जाम्पल क्या है देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप लोगों की किताब का है। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका सूत्र क्या है C2H6O2 है ना, के मोल अंश की गणना कीजिए यदि इसकी मात्रा कितना दिया हो 20 ग्राम। अब देखिए ध्यान दीजिए कि कोई भी वैल्यू अपने अवस्था में कितना होगा 100% प्योर होगा। तो ये ध्यान दीजिए कि जब 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है ना, एथिलीन ग्लाइकॉल, तो इसका भार कितना हो जाएगा 20 ग्राम हो जाएगा। मैं बोला था द्रव्यमान प्रतिशत थे, ग्राम को डायरेक्ट प्रतिशत में चेंज कीजिए और प्रतिशत को डायरेक्ट ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 20 ग्राम हो जाएगा, 20% दिया था 20 ग्राम हो जाएगा। अब इसी में सोच लीजिए कि 80% क्या होगा, 80% जल होगा, तो इसका भार क्या हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा। यानी कि हम दो चीज इसमें पा गए कि कोई भी विलेन, यदि कोई भी विलेन देता है, यदि उसको क्वेश्चन में एक ही चीज लिख दिया, जैसे इसमें लिखा है एथिलीन ग्लाइकॉल और किसी की गणना नहीं किया, तो उसमें हम मान लेते हैं कि जल ही उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जल कितना है 80 ग्राम। अब जल 80 ग्राम है, तो सबसे पहले इसको हम एक को जो है मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोल बराबर क्या था भार बटे अणुभार। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका हम जो है भार निकालिए। अब इसका अणुभार निकाल लेना है C2H6O2 का क्या अणुभार। अणुभार क्या होगा इसका देखिए 2 गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 6 दुना के 16 दुना के 32, यानी कि 16, 12 दुना के 24 प्लस 6 32, इसको पूरा 24 36 और ये हो गया पूरा कितना 62। ये हो गया क्या अणुभार। इसका H2O का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, H2O का अणुभार इसका 2 प्लस इसका 16 निकाल देंगे कितना हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा अणुभार हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका हमने निकाले कितना 62 और इसका निकाले कितना 18। तो इसका अब जो है हम मोल में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है क्या भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। ठीक है, तो भार देखिए क्या है, किसका हम निकालें, इसका निकालें, इसके जो है एथिलीन ग्लाइकॉल का है ना, C2H6O2 का मोल बराबर भार बटा अणुभार। इसका भार कितना है 20 और अणुभार कितना निकाल दिए 62 है ना। अब जब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका मान देखिए, अभी इसको लगाया जा रहा है H2O का मोल। अब इसके आगे H2O का मोल जो है ज्ञात कर लेते हैं। H2O का मोल बराबर भी क्या होगा भार बटा अणुभार। तो भार क्या है इसका 80 और इसका ये क्या है अणुभार कितना है 18, यहाँ पे लिखा गया है कितना 18। ठीक है, तो देखिए इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करते समय ये जो है एथिलीन ग्लाइकॉल का जो है ये जो है 0.322 मोल आ जाएगा है ना, और इसका जो है 4.44 मोल आ जाएगा। ठीक है, ये जो है ये ml नहीं मोल होगा। ठीक, ऐसे इसका जो है हम क्या कर लिए मोलों की संख्या को ज्ञात कर लिए। अब मोलों की संख्या को ज्ञात करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें मोल अंश में। किसमें कन्वर्ट करेंगे मोल अंश में। देखिए अब ये ध्यान दीजिएगा कि मोल अंश हम कैसे ज्ञात करते हैं। मोल अंश देखिए C2H6O2 का मोल अंश बराबर मोल अंश। तो इसका हम निकाल लें, तो इसका मोल कितना है, इसका मोल हम निकालें कितना 0.322 है ना। अब 0.322, अब उसके बाद देखिए इन दोनों का ऐड यहाँ पे लिखेंगे पूरा क्या 0.322 प्लस 4.44
444। अब इसको 0.322 इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6, ये कितना 6 और ये 7 यानी कि 4.7। अब इसमें जब हम क्या करेंगे कि 1000 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ऊपर जो है 322 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4076। और जब इसका हम भाग देते हैं तो भाग देने पे हमारा जो वैल्यू प्राप्त होगा, हमारा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 0.068। ये क्या हो जाएगा मोल अंश हो जाएगा इसका, है ना। यानी कि देखिए इसका वैल्यू हम कितना निकालिए 0.068। अब देखिए ये 1 से काफी कम है ना, यानी कि अब H2O का यदि हमको निकालना रहेगा तो H2O को 1 में से अगर 0.068 घटा देते हैं तो हमारा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो 1 माइनस हमको क्या करना है, हमको लिखना है यहाँ पे 8600, ठीक है। अब यहाँ से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसको लिखेंगे 3 हो जाएगा, है ना। अब ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे जो है 9 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 9 नहीं 8 होगा, क्योंकि इसने कर दिया इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यानी कि इसकी वैल्यू 0.832। ये क्या हो जाएगा इसका मोल अंश जो है H2O का हम लोग निकालेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोल अंश जो है ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपको ये बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा इसको वीडियो को फिर से एक बार जो है रिव्यू करके जो है देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं मोलरता की। मोलरता क्या है, देखिए मोलरता और मोलरता को एकदम आसान तरीके से समझेंगे। ये दोनों लगभग एक दूसरे के भाई हैं, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। वह डिफरेंट ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि एक छोटा है जो एक बड़ा है। कहने का मतलब एक जो है लीटर में ज्ञात करेगा तो एक किलोग्राम में। देखिए क्या है यहाँ पे किलोग्राम और लीटर के में संबंध क्या है। लीटर जो है मोलरता में रहता है, किलोग्राम मोलरता में रहता है, ठीक है। तो मोलरता का डिफिनीशन पहले सुन लीजिए आप लोग। क्या है डिफिनीशन इसका, क्या है कि किसी, है ना, किसी 1 लीटर विलयन में, है ना, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। क्या कहते हैं, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। अब इसमें आ जाएंगे मोलरता पर। क्या होता है कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में, यहाँ पर विलय नहीं लेंगे, विलायक लेंगे। किसी 1 किलोग्राम विलायक में, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो चलिए अब इसका सूत्र बना देते हैं। मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा कि विलेय के मोल की संख्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या है ना, अब बटा क्या जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। बोला गया है विलयन का आयतन लीटर में, ये बताया गया आप लोग को, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मोलरता इक्वल टू क्या हो गया, अब मोलरता इक्वल टू क्या हो जाता है, ठीक है, कि किसी विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ भी क्या जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, बटा विलेय के मोलों की संख्या, अब बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम, किसमें, किलोग्राम में। तो ये इसका सूत्र हो गया और ये इसका सूत्र हो गया। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है ये, अधिकतर जो है आपके निवेदन में ये दोनों सोच लीजिए कि आपकी परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। IMP क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये जो पॉइंट है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसको जो आप लोग ध्यान दीजिए, इसको एकदम अच्छे से जो आपको पढ़ना है। अब मतलब ध्यान देने का मतलब ये बहुत सिंपल चीज है, बस ध्यान आपको कंसंट्रेट करना है कि क्या चीज ये है। देखिए मोलरता क्या होता है, यदि कोई विलयन है ना, उस विलयन में
विलय की मात्रा कुछ है तो उसकी मोलरता क्या है आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे है ना, जैसे 80 ग्राम, कितना 80 ग्राम NaOH को है ना 500 ml जल में घोला गया, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कि इसको कह रहा है कि 80 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है तो विलयन का मोलरता ज्ञात करना है। तो विलय हमारा क्या है, विलय है NaOH, इसकी मात्रा कितनी है, इसका भार कितना है, इसका भार है NaOH का भार कितना है, इसका भार है कितना 80 ग्राम। ठीक, अब NaOH का हम क्या निकालेंगे, अणु भार निकाल लेते हैं। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और एक इसका पूरा जोड़ देंगे कितना हो जा रहा है 40, यानी कि अणु भार इसका कितना हो जा रहा है 40। अब देखिए विलयन का आयतन किसमें करना है, लीटर में, लेकिन दिया कितने में, ml में। ठीक है, तब विलयन का आयतन लिख लेंगे, विलयन का आयतन बराबर 500 ml है तो 500 ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 क्या जगह 0.5 इसका जो है लीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1.2। अब देखिए इसको डायरेक्ट इस सूत्र में रखना है तो इस सूत्र को यहाँ पे इस वाले में देख लेते हैं, है ना। यानी कि विलय के मोल की संख्या बराबर क्या होगा, मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणु भार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो मोल बराबर भार कितना है 80, यानी कि इस सूत्र के ऊपर जो है 80 रख लिए और अणु भार कितना है 40। विलयन का आयतन लीटर में कितना है 1/2 लीटर, 1/2, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, यानी कि 80 गुणे 2/40 है ना, यानी कि इसको काटेंगे तो क्या जाएगा 20, 20 चौको 80, यानी कि 4 मोलर, इसकी मोलरिटी कितना हो गई, इसका मोलरिटी कितना हो गया 4 हो गया, 4 नहीं 4 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर है ना, ये इसका जो है आंसर हो गया 4 मोल प्रति लीटर। ठीक है, देखिए इसमें गुणा करेंगे 40 से जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 8 जाएंगे 16, यानी कि 4 चौको 16, यानी कि मोलरता इसका क्या हो गया 16। इस तरीके से हम क्या कर लिए, इसको जो है ज्ञात कर लिए। इसका डिफिनीशन और इसका क्वेश्चन भी बताया गया है आप लोग को। ठीक है, ठीक इसी क्वेश्चन पे इसको भी हम लगा सकते हैं और आंसर भी सेम आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे ये चीज है, बस यहाँ पर अगर हम लिख दिए कि मोलरता को हटा के मोलरता ज्ञात कीजिए, क्या मोलरता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या है, तो विलय के मोलों की संख्या को हम ज्ञात कर लेंगे कैसे, देखिए 80/40, सेम वही क्वेश्चन। अब देखिए द्रव्यमान किलोग्राम में दिया है, यहाँ पे लीटर में था, यानी लेकिन ये ml में है, तो ml को भी जो हम क्या करते हैं लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ, यानी कि देखिए 8/80 गुणे 1000/40 गुणे 500, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या 80 हो गया, 5 को 20 हो गया, है ना, 20 चौको 80, यानी कि इसका भी मोल प्रति लीटर का मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम में है तो मोल प्रति किलोग्राम जो है इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन 4 इसका आंसर सेम है, इसका भी आंसर 4 सेम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोलरता और मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे साथ आप बने रहिए, एकदम आसान तरीके से आपको जो है क्लास 12 की केमिस्ट्री जो है पढ़ाई जाएगी। और हाँ, इसके बाद यदि आप लोग बने रहते हैं तो आप लोग का फिजिक्स और इंग्लिश भी जो है इसी चैनल पे आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अभी यहाँ पे क्लास 12 का चल रहा है,
तो उसके बाद कुछ समय बाद जो है आप लोग का 11th और 10th और 9th का भी क्लास जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। अब इसके आगे का जो है अगले वीडियो में जो है बताएगा।